आज का सवाल है, हाल ही में पुणे में हुए एक एक्सीडेंट से। वो 300 वर्ड का एक निबंध लिखेगा, बस यही इसकी सजा है, क्योंकि वो 18 साल से 4 महीने मैं कम। गाड़ी लेके निकलूं और कोई महंगी गाड़ी ऐसे ऐसे करके निकल रही हो, मेरे साथ जो होता है मैं उससे बोलता हूँ ये इसकी नहीं है। जिसने अपने खून पसीने से खरीदी होगी वो कभी ऐसे चला ही नहीं सकता। ये 200 किलोमीटर के ऊपर के गति में रास्ते में भगाता है और वहां पे उसने 2 आईटी एम्प्लॉइज को वहां पे उड़ा दिया। 18 साल वाला पूरे तरीके से वयस्क होता है, परिपक्व होता है, और अगर नहीं है वयस्क और नहीं है परिपक्व तो उसको गाड़ी छूने का हक किसने दिया? नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम है पुष्पिता भट्टाचार्य जी और मैं ये जर्मनी के म्यूनिक शहर में रहती हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों के स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरा आज का सवाल जो है वो इस क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। मेरा आज का सवाल है, हाल ही में पुणे में हुए एक एक्सीडेंट से, जिसमें कि एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का जो कि अपने क्लास 12 सीबीएसई रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए पब जाता है और वहां पे वो ड्रिंक करके रात को अपने 5 करोड़ रुपए के पोर्शे स्पोर्ट्स कार को लेके 200 किलोमीटर के ऊपर के गति में रास्ते में भगाता है और वहां पे उसने 2 आईटी एम्प्लॉइज को वहां पे उड़ा दिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि उसने ये किया, देन उसके बाद उसको 15 घंटे के अंदर ही बेल मिल गया और उसको बताया गया है कि वो फिर 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ रहेगा और वहां पे वो ट्रैफिक रूल्स सीखेगा। देन और एक बताया गया है कि वो 300 वर्ड का एक निबंध लिखेगा एक्सीडेंट के ऊपर। बस यही इसकी सजा है, क्योंकि वो 18 साल से 4 महीने कम है। उसकी उम्र है 17 साल 8 महीना। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे देश में कौन-सी उम्र को हम ये मान सकते हैं कि वो अपने करने के लिए, वो अपना जो दोष है या फिर जो करता है, उसके लिए अपनी ज़िम्मेदारी लेने के लिए एलिजिबल है? कम होनी चाहिए, समझ गए, कम होनी चाहिए 18 तो। ये कल्पना लोक से ही निकल के आ रही है 18 की उम्र। नहीं तो 18 का जो आंकड़ा है वो कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, न ही वो किसी ठोस वैज्ञानिक या गणितीय सिद्धांत से आता है। ये तो हमने आपस में सर्वसम्मति से एक मान्यता बना ली है कि बड़ा किसी को मानेंगे 18 की उम्र में। अभी जो समय आ गया है उसमें किसी को 18 की उम्र में बालिग मानना शायद कम से कम अपराध की दृष्टि से बहुत समझदारी की बात नहीं है। हाँ, आप कहें कि विवाह नहीं होना चाहिए एक उम्र से पहले, समझ में आता है। आप कहें कि बालिग नहीं है, पर कोई कत्ल कर रहा हो, बलात्कार कर रहा हो, हत्या कर रहा हो और इसलिए बच जाए कि वो 17 साढ़े 17 साल का था, ये बात कहीं से भी जायज़ नहीं है। ऐसे मामलों में अब इस पर विचार समाज के बुद्धिजीवियों को और न्यायविदों को करना चाहिए, पर मुझे लगता है 12, 14, 15 ऐसी कोई उम्र ज़्यादा उचित है। तो एक तो बात ये है। देखिए, आप अगर थोड़ा ज़मीनी आदमी हैं और आप भारत के गांव कस्बों के हालात जानती हैं, तो आपको पता होगा कि 12-14 साल वाले भी मेहनत मजदूरी करने लग जाते हैं और वो बहुत जल्दी एडल्ट हो जाते हैं। उनका शहरी बच्चों जैसा पालन पोषण नहीं होता कि कोई कपड़े पहना रहा है, कोई जूते बांध रहा है, किसी ने टिफ़िन बना दिया और सब तरीके से उनको रुई के फाहे में और मखमल में लपेट कर रखा जा रहा हो।
गाँव में, विशेषकर पूरब के गाँव में जहाँ गरीबी आज भी बहुत ज़्यादा है, आप पाओगे कि बच्ची होगी 8-10 साल की और वो टांगे टांगे घूम रही है अपने छोटे भाई को। छोटा भाई उसका 3 साल का है, वो उसको ऐसे टांगे टांगे घूम रही है और कहीं कचरा बिन रही है, या उसको भी कोई काम दे दिया गया है घर का, या खेतों की तरफ उसको भेज दिया गया है कि तू भी काम कर। तो ये सब तो हो ही रहा होता है। बाल विवाह की प्रथा भारत में आज भी है, और हमारे न्यायालय ही कहते हैं कि अगर कोई लड़की है और उसका इतने महीने का गर्भ हो गया है तो हम गर्भपात की भी अनुमति नहीं देंगे। ये भी अभी हाल में ही फिर से किस्सा आया है। तो माने न्याय व्यवस्था ही मान रही है कि लड़की 14 साल की भी है तो भी वो इतनी बालिग है कि उसको अब माँ बनने दो। तो अगर इतनी बालिग है कि माँ बनने दो 14 ही साल में, तो 18 साल का लड़का अगर जा कर के हत्या कर रहा है तो उसको सज़ा क्यों नहीं होनी चाहिए? आप उसको नाबालिग मान क्यों रहे हो? तो इन चीज़ों पर पुनर्विचार की निश्चित रूप से ज़रूरत है। और एक चीज़ होनी चाहिए, कोई अगर ऐसा नाबालिग होता है और उसको मान लो कोई उपकरण मिलता है, वो उपकरण एक कार भी हो सकती है, एक बाइक हो सकती है, और एक बंदूक भी हो सकती है। तो जिसने उसके हाथों में वो उपकरण दिया उसको तो सज़ा मिल सकती है ना? उसको क्यों नहीं मिले? चाहे वो उसके माँ बाप हों, चाहे दोस्त हों, या वो दुकानदार हो जिसने उसको वो माल बेचा, उनको क्यों नहीं सज़ा होनी चाहिए? आने वाले समय में ये समस्या और बड़ी होकर उभरने वाली है, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ रही है और बच्चे कम हो रहे हैं। तो वो जितनी पूरी आमदनी है वो इस एक बच्चे के हाथ लग जानी है। उस बच्चे को कोई विशेष ज़रूरत भी नहीं रहनी है पढ़ने लिखने की या जिम्मेदारी से अपनी ज़िंदगी बनाने की। माँ बाप भी अक्सर दोनों कमा रहे हैं, तो माँ बाप कमा रहे हैं, और माँ बाप जितना कमा रहे हैं उतना पिछली पीढ़ी कमाती भी नहीं थी। और बच्चा है एक या दो, तो सारी की सारी जो दौलत है वो उस बच्चे की है। बच्चा क्यों जिम्मेदारी उठाएगा अब ज़िंदगी में? और माँ बाप भी कहते हैं अब ये सब हमने बना रखा, कमा रखा है, तो बच्चे को देते चलो, चाहे वो 5 लाख की गाड़ी हो, 5 करोड़ की गाड़ी हो। माँ बाप दे देते हैं। तो ऐसे में ये जो माँ बाप हैं इन्हें पकड़ा जाना चाहिए। आप देखिए ना हो क्या रहा है, कि जिनके पास नवाबी का, विलासिता का, अय्याशी का पैसा है, उनके हाथों मौत किसकी हुई है? आईटी कर्मियों की। एक इसमें लड़की और एक लड़के की दुखद मृत्यु हुई है। ये दोनों वो होंगे जिन्होंने ठीक से पढ़ाई लिखाई करी, जहाँ तक है इन्होंने इंजीनियरिंग करी होगी। ये बैंगलोर का है, पुणे का है। उसके बाद जा कर के आईटी इंडस्ट्री में ये जॉब कर रहे थे। अगर इनके पास भी घर का पैसा होता तो ये दोनों भी किसी कार में होते, पर शायद इन्होंने नौकरी अभी 2-4 साल पहले ही शुरू करी होगी। इतनी जल्दी इतना पैसा नहीं इकट्ठा हो जाता कि कार खरीद लो। तो ये दोनों टू व्हीलर पर थे, ऐसा ही था ना? तो टू व्हीलर पर कौन है जो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, जिन्होंने मेहनत करके शिक्षा ली है, ज्ञान के दम पर नौकरी ली है, और वो भारत के एक आधुनिक शहर में सोच रहे हैं कि सुरक्षित है। उनको पता भी नहीं था कि शहर आधुनिक है, लेकिन मनुष्य की वृत्तियां तो बहुत पुरानी है ना। शहर भले ही आधुनिक है, और ये पुरानी वृत्ति ये है कि मैं और मेरा खून, मेरा लाडला, मेरा नवाब ज़्यादा, और सारी मेरी दौलत मेरे नवाबजादे की। तो इस नवाबी में बेकसूरों की जान चली गई।
स्वतंत्रता की लड़ाई देखो, वहाँ पर कितने उदाहरण मिल जाते हैं जहाँ 18 साल से कम वालों ने जान लड़ा दी। अध्यात्म का क्षेत्र देखो, वहाँ भी उदाहरण मिल जाते हैं। अध्यात्म में अगर 18 से कम वालों को हम पूज सकते हैं, तो अपराध में 18 से कम वालों को सजा क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? ये हम जबरदस्ती जो एडल्ट हो चुका है उसको बच्चा बनाए रखने का काम कर रहे हैं। 18 साल वाला पूरे तरीके से वयस्क होता है, परिपक्व होता है। और अगर नहीं है वयस्क और नहीं है परिपक्व, तो उसको गाड़ी छूने का हक किसने दिया? वो गाड़ी छू करके गाड़ी लेके सड़क पे भाग रहा है, वो इसी से जाहिर कर रहा है कि वो अपने आप को परिपक्व समझता है। तो जब वो अपने आप को समझता ही है, तो उसके साथ बर्ताव भी इसी हिसाब से होना चाहिए ना। आधुनिक युग ने जो 14-16 साल वाले हैं उनके हाथ में भी बड़ी ताकत दे दी है। मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं। भारत में जो बड़ी बड़ी ट्रोल आर्मीज हैं, इनके आधे से ज्यादा जो सदस्य हैं वो 18 से कम वाले हैं, पर वहां कहीं उम्र तो लिखी नहीं होती ना। वहां कहीं उम्र तो लिखी नहीं होती, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी 35-40 साल वाले से बात कर रहे हो। और वो है कौन? वो 8वीं 10वीं वाला है, और वो नेट पर आकर आपके साथ गाली गलौज कर रहा है। और जो पूरे सामाजिक समीकरण हैं वो ये लोग बदले दे रहे हैं, 16 साल वाले। और ये किसी हाल में अपने आप को 16 साल का नहीं मानते। इनकी नजर में ये मैच्योर एडल्ट्स हैं। तो जब ये अपनी नजर में मैच्योर एडल्ट्स हैं ही, तो इनके साथ बर्ताव भी क्यों ना मैच्योर एडल्ट्स जैसा ही किया जाए। जब तुम मैच्योर एडल्ट होने की प्रिविलेजेस सारी लेना चाहते हो, तो मैच्योर एडल्ट होने का पनिशमेंट भी लो फिर। या ऐसा है कि प्रिविलेज तो ले सकते हो, पनिशमेंट नहीं लोगे? जैसे कि मैंने देखा है कि उसका नाम है वेदांत, लेकिन उसका नाम और उसका काम दोनों ही पूरा अलग है। वेदांत मीट कॉर्नर भी होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं वेदांत नाम की जो एक से एक गलीज काम भी कर रही हैं। नाम में क्या रखा है? नाम तो कुछ रख लो। गीता, सीता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। नाम कौन रखता है? दुर्योधन। नाम ये बताने के लिए थोड़े ही होता है कि तुम कौन हो। नाम तो ये छुपाने के लिए होता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा क्या नाम है? दक्ष। दक्ष की लक्ष्य? दक्ष। देखा, दक्ष। दक्षतापूर्ण नोट्स बनाए तुमने? हाँ? देखा। ऐसे ही चल रहा है। मैं गाड़ी लेके निकलूं और कोई महंगी गाड़ी ऐसे ऐसे करके निकल रही हो, मेरे साथ जो होता है मैं उससे बोलता हूं ये इसकी नहीं है। जिसने अपने खून पसीने से खरीदी होगी वो कभी ऐसे चला ही नहीं सकता। ये मैं पक्का जानता हूं। अपनी मेहनत की कमाई से जब आप कुछ भी अपने घर लाते हो, खास तौर पर जब एक मध्यम वर्गीय आदमी गाड़ी खरीदता है, तो उसको टायर की खरोंच तक बुरी लगती है। बॉडी छोड़ दो, वो टायर तक देखता है कि टायर भी चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे हैं। कम से कम साल 6 महीने वो चाहता है कि इन पे भी खरोंच ना आए। तो ये चीज कि शहर के भीतर 200 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, ये तो बस नवाबी के ही लक्षण है।
और ऐसों से बहुत बच के रहा करो। ये जो एग्जॉस्ट की आवाजें वाली फेरारी दौड़ रही होती है ना, इनसे बहुत बचो। ये इनकी नहीं है, ये इनके बाप की है। और इसी तरीके से समाज में पाप फैलता है। सारी बात ही एक अच्छे ऊंचे जागृत समाज की क्या है जानते हो? वहां संसाधन उसके हाथ में होंगे जिसके पास श्रेष्ठता होगी। और एक गलत बहके हुए भटके हुए समाज की निशानी होती है कि वहां संसाधन उसके हाथ में होते हैं जिसके पास बाप होता है। और बाप माने जाति, यही जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था यही थोड़ी है कि कोई अपने आप को ब्राह्मण बोले, कोई शूद्र बोले। सबसे खतरनाक जाति तो यही है कि मैं एक घर में पैदा हुआ, लो मुझे पैदा होते ही 5 करोड़ की कार मिल गई। जाति माने जो चीज जन्म से हो, जात जो जन्म से मिला हो उसे जाति बोलते हैं। जिसको जन्म से ही पैसा मिल गया, टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये बड़ी गड़बड़ किस्म की जाति है आधुनिक समाज में। तो सोचो ऐसे समाज का क्या होगा जिसके ज्यादातर संसाधन ऐसे नवाबजादों के हाथ में हैं जो डिजर्व कुछ नहीं करते, जिन्होंने कमाया कुछ नहीं है पर फिर भी उनके पास करोड़ों हैं। और जो मेरिटोरियस हैं वो बेचारे स्कूटी पे चल रहे हैं और सड़कों पे मारे जा रहे हैं। ये प्रिविलेज वर्सेस मेरिट का एक मामला है जिसमें प्रिविलेज ने मेरिट को रौंद दिया सड़क पर। आ रही बात समझ? प्रिविलेज ने खुलेआम सड़क पर मेरिट को रौंद दिया और समाज देख रहा है। क्या करेगा समाज? इसी समाज ने तो प्रिविलेज के हाथों में करोड़ों रखे हैं। ऐसे समाज को कोई नहीं बचा सकता जहां मेरिट खून पसीना एक करके भी थोड़े से थोड़े संसाधन के लिए परेशान होती रहती हो और व्यर्थ लोगों के हाथ में करोड़ों अरबों यूं ही पहुंच जाते हो। हम खुद उसके भुक्तभोगी हैं, इसलिए जानते हैं। पैसा किसके पास होना चाहिए? जो पैसे का सही, सफल, सार्थक, उच्चतम उपयोग कर सके, उसके पास होना चाहिए ना। आप समाज में देख लो पैसा किसके पास है। और फिर आपने जब ऐसों को पैसा दे रखा है तो उस पैसे से फिर सड़क पर ही आपके जवान लोगों की लाशें गिरे तो फिर ताज्जुब क्या है? हंस चुगेगा दाना घुन का, कौआ मोती खाएगा। जितने कौए हैं सब मोती खा रहे हैं और हंसों को घुन भी नहीं मिल रहा इतना सा, उसके लिए भी वो रोज रोज इधर उधर पूछते फिरते हैं और कौओं को मोती मिल रहा है। मुझे बड़ा विचित्र लगा था कि एक एक नंबर तो मेरिट के हिसाब से दिया गया शिक्षा व्यवस्था में, ठीक? और 20 साल शिक्षा लेके मैं बाहर निकला तो पता चला कि सत्ता जिनके हाथ में रहती है उनके तो नंबर नहीं गिने जा रहे और पैसे जिनके हाथ में रहते हैं उनके भी नंबर नहीं गिने जा रहे। तो बस स्कूल में और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जो रिपोर्ट कार्ड था बस उसी में मेरिट देखी जानी थी।
और पढ़ाई के बाद जब आप दुनिया में निकलते हो तो वहां पे जो आंकड़े होते हैं, बैंक अकाउंट में जो है वो भी एक आंकड़ा ही है ना। वहां पे जो आंकड़ा है वो मेरिट पे नहीं चलेगा, वो बस इसी बात पे चल देगा कि मेरा बाप अमीर था, मैं भी अमीर हूं। तो ऐसे तो फिर ये भी कर दो ना कि मेरा बाप पीएचडी था तो मैं भी पीएचडी हूं। उसको फिर स्कूल क्यों भेज रहे हो? अगर बाप के अमीर होने से लड़का अमीर हो जाता है तो अब से इस समाज में यह नियम भी होना चाहिए कि बाप पीएचडी है तो बेटा पैदा होगा वो पीएचडी माना जाएगा, उसको नर्सरी केजी भेजने की भी कोई जरूरत नहीं है। पूरी मेहनत करा ली, आईसीएससी, आईएससी, फिर बीटेक, फिर एमबीए, और सब कुछ करके बाहर निकलो तो पता चलता है कि तुमने जितनी शिक्षा ली उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी के पास बाप का पैसा है, वो सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, कोई अंधविश्वास चढ़ा के सर पे बैठा हुआ है, कोई गुंडई करके सर पे बैठा हुआ है। दुनिया के सारे कुकर्म कर करके लोग समाज में एकदम ऊंचे जगहों पर बैठे हुए हैं, और तुम क्या लेके घूम रहे हो? अपनी मेरिट। ये कैसा समाज है और कैसी इसकी व्यवस्था है? जब बच्चे होते हो, जब जवान होते हो, तब तो कहा जाता है अपनी मेरिट बढ़ाओ, मेरिट बढ़ाओ। हमने तो बढ़ा ली पूरी मेरिट, जितनी बढ़ाई जा सकती थी उतनी कर ली। और कैंपस की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है मेरिट से तो कुछ है नहीं। हम मेरिट वाले, हमें एम्प्लॉय वो कर रहे हैं जिनकी अपनी कोई मेरिट नहीं है। ये तो गजब हो गया। आप बन जाओ आईएएस, कोई यूं ही गुंडा, लफंगा, अनपढ़ नेता वो आपका बॉस होगा। उसकी मेरिट क्यों नहीं देखी? यूपीएससी वालों की तो जान ले लेते हो, वो 10-10 साल बेचारे वहां मर रहे हैं मुखर्जी नगर में, और फिर किसी तरीके से अगर वो सफल हो भी गए तो वो पाते हैं कि कोई एकदम गए गुजरे स्तर का आदमी, और वो जो आईएएस है वो क्या बन जाता है? सेक्रेटरी है, वो सचिव। किसका सचिव है? किसका सचिव है? वो पान की पीक वाला बैठा हुआ है, एकदम ही मूर्ख आदमी। आप आईएएस बन के उसके सेक्रेटरी हो। हमने कहा बनना ही नहीं, रखो अपनी नौकरी। सेक्रेटरी माने सेक्रेटरी, भाई बात खत्म, नहीं बनना। माँ बाप अगर सचमुच अपने बच्चों की भलाई चाहते हो तो उनके लिए कम से कम पूंजी छोड़कर जाएं। एक ही आपसे आग्रह कर रहा हूं, मत छोड़ो। उनके पालन पोषण में, शिक्षा में जितना पैसा लगाना है लगा दो, अधिक से अधिक लगा दो, पर उनके हाथ में पैसा मत दो। उनको बोलो तेरे हाथ में तो वही आएगा जो तू खुद कमाएगा, मुझसे कुछ नहीं पाएगा। हां, तू एंटरप्रेन्योर बन रहा है, तू कंपनी खोल रहा है, मैं तेरी कंपनी में निवेश कर दूंगा एज एन इन्वेस्टर, उतना मैं फिर भी कर सकता हूं। अगर मुझे तेरा बिजनेस आइडिया ठीक लगा तो मैं तेरा पहला इन्वेस्टर बन जाऊंगा, ये मैं फिर भी कर सकता हूं। लेकिन ये तू भूल जा कि तू मेरी जायदाद का वारिस बनेगा और 15-20 करोड़ में तुझे उठा के यूं ही दे दूंगा। और 15-20 करोड़ आज के समय में कुछ नहीं होते। आपके पास अगर पुश्तैनी जायदाद भी है ना, जो हो सकता है कि 20 साल पहले बहुत कम मूल्य की रही हो, वो आप पाओगे कि जब तक बच्चा बड़ा होता है 25 साल बाद वो जायदाद ही 5-10 करोड़ की हो जाती है। सबसे ज्यादा जो एप्रिसिएशन है वो तो इसी का है ना, रियल एस्टेट। मत छोड़ो बच्चे के लिए, बच्चे को अच्छी परवरिश दो, उसकी शिक्षा में और तरीके से उसको जो अनुभव देने हैं, पोषण देने हैं, उसमें जितना खर्च होना है कर डालो।
और ये मत करो कि तूने कमाया धमाया कुछ है नहीं, न योग्यता दिखाई अपनी, न श्रम करा, और ये ले मेरी ओर से 5 करोड़ तेरा हुआ। ये बिल्कुल भी नहीं। 5 करोड़ आप कैश नहीं देते हो, 5 करोड़ आप क्या देते हो, आप प्रॉपर्टी दे देते हो, 5 करोड़ की हो जाती है धीरे धीरे। मत करो। साफ बोल दो कि ये जो मेरा है वो तो मैं ले जा करके किसी सही काम में लगाने वाला हूं। तेरे लिए मुझे जो करना था मैंने तेरी जिंदगी के 25 सालों में कर दिया, और अब मुझसे कुछ सोचना नहीं कि मिलेगा। दो भी बच्चे को तो उधार की तरह दो। बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हमारी संस्कृति में चलता नहीं है कि बाप बेटे को लोन दे रहा है। मैं कह रहा हूं दो तो लोन की तरह दो ना। बोलो ठीक है, तू अपना कुछ काम धंधा करना चाहता है, बता क्या है, 20 लाख लोन चाहिए, ले ले। चल तू बेटा है अपना, तेरे साथ कुछ अपनी ममता लगी हुई है, तुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, जा। लेकिन लौटाएगा। ये मत करियो खा गया गर्दन पकड़ लूंगा। तुझसे ब्याज नहीं ले रहा, लेकिन जितना लगाया है उतना तू लौटाएगा। ये होगा बाप बेटे का स्वस्थ संबंध। बाप बेटी का भी, मां बेटी का भी यही होना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं कि बेटी को दहेज दे दिया और बेटे को निवेश दे दिया। उसको भी यही कहो कि तुझे कर्जा दे रहा हूं, लौटा दे, और ना लौटाए तो उसके घर पहुंच जाओ। पैसा कुछ नहीं पाओगे। अब समझा दिया मैंने मम्मी पापा को, गलत फंस गए तुम। बात ठीक है कि नहीं? बड़ी अनफेयर बात है ना कि किसी को बस इसलिए सारी मौज मस्ती अयाशी करने को मिल रही क्योंकि उसका बाप अमीर है। यह बात समाज के लिए भी ठीक नहीं है और उस व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं है जिसके हाथ में आप अनर्जित, अनअर्न्ड, अनडिजर्विंग पैसा दे देते हो। आप जानते हो ना कि वो आदमी भीतर से सड़ जाता है, जानते हो कि नहीं? तो अगर आप माँ बाप हो और बच्चे के हितैषी हो तो उसके हाथ में आप क्यों मुफ्त का पैसा रखना चाहते हो? उसे श्रम करने दो, कुछ मत दो। और जिस बच्चे में भी आत्मगौरव हो, खुददारी हो, वो खुद मना कर देगा, वो कहेगा नहीं लूंगा। ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही। दम है, आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, आपने मुझे बड़ी प्यारी परवरिश दी, सम्मान है आपका, अनुग्रह है। अब पिताजी, मम्मी, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होने दीजिए, अब आपसे और कुछ नहीं ले सकता मैं। ये बेटे बेटी की भी खुददारी का सबूत हुआ। और अगर आपके बच्चे ऐसा कह पाते हैं तो इसी से साबित होता है कि आपकी परवरिश अच्छी थी। और आपके बेटे बेटी आपकी दौलत को ना नहीं बोल पाते तो साबित हो जाता है कि परवरिश बहुत खराब थी। बाप करोड़पति हो, अरबपति हो, साहब आप अपने पैसों से कमाई गई एक बाइक पर चलिए, उसका अपना रुतबा है, बड़ी शान है। और बाप आपको जो भी मॉडल था, वो BMW जो भी है वो खरीद कर दे रहा है, आप उसमें चल रहे हो, ये गुलामी है। ये बहुत गरीबी की बात है। हम भी खरीद लेंगे अगर लगेगा जरूरत। जिंदगी में जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर हमें भी लगा कभी कि कोई लग्जरी व्हीकल चाहिए तो खरीद लेंगे। पर यही 2 शर्तें रहेंगी। पहला, उसकी कोई साफ साफ सही सार्थक जरूरत होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आएगा हमारे पैसे से आएगा। हम माँ बाप को क्या मना करें, हम तो बीवियों से मांगते फिरते हैं। ये तो भारत के जवान लोगों की हालत है। मेरे घर तो तभी आएगी जब साथ में कम से कम 20-50 लाख या 2-4 करोड़ लाएगी। भारत की जवानी है या भिखारियों की बस्ती? जहां देखो वहां
मुंह फाड़ के कटोरा टांग के मांगते ही रहते हैं। कभी बाप से कह रहे हैं दे दो, कभी बीवी से कह रहे हैं दे दो। नमस्ते आचार्य जी। जो मैं बोरा राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। माला तिलक पहनी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। माला तिलक पहनी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसा भक्ता मिले अपारा। जो मैं बोरा राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं आचार्य जी को पिछले 2.5 साल से सुन रहा हूँ और यूट्यूब के माध्यम से फिर मैं 2 साल पहले आचार्य जी को रेगुलर फीस सुन रहा हूँ और नोट्स भी बनाता हूँ, शेयर भी करता हूँ। जीवन में आचार्य जी की बातें उतारने भी चाह रहा हूँ, जो आचार्य जी देते हैं सीख वगैरह। जहाँ जाता हूँ आचार्य जी की बातें याद करता हूँ, बुक्स वगैरह साथ लेके जाता हूँ।